हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग जो हमारा लास्ट हमने जहाँ पढ़ा था उसके आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन के बारे में समझा दिया था। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को मिलाकर जीन अभिव्यक्ति कहते हैं, मतलब जीन एक्सप्रेशन, या इसी को हम लोग प्रोटीन बायोसिंथेसिस कहते हैं। अब इस प्रोसेस में दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। एक होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग समझ चुके हैं बहुत डिटेल से। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए जो रहता है वो डीएनए में जो आनुवांशिक सूचनाएं रहती है, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कोडेड रहती है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडान के रूप में एमआरएनए में चली जाती है। अब एमआरएनए में जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडान के रूप में आई है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके जेनेटिक कोड के रूप में, और वो मैं आपको पहले पता 64 कोडान होते हैं, 64 कोडान होते हैं जो 20 अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो इसमें जो जेनेटिक कोड जो या कोडान के रूप में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में आई है, उन जेनेटिक कोड या कोडान के रूप में जो इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटीन की भाषा में, मतलब उनको प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन की सबसे सरल डेफिनेशन क्या हो जाती है? एमआरएनए में निहित आनुवांशिक सूचनाओं को प्रोटीन की भाषा में परिवर्तित करने या कोड करने की प्रोसेस को, की प्रक्रिया को, या उसको अनुवादित करने की प्रक्रिया को अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे अपन? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम कोडान, मतलब जो कोडान जो है उनसे प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, या एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, मतलब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। इसको अनुवादन कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मतलब जटिल प्रक्रिया है। जनरली बच्चे इसको समझते नहीं, बहुत इजी है और आ जाती समझ में, बट वो उसे उसका एक फोबिया बना लेते कि ये अपने को समझ में नहीं आएगी। वो उसका नहीं आने का, समझ में आने का कारण क्या है? उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें वो बच्चों को नहीं याद रहती है। वो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कौन कौन से इसमें घटक जो हैं वो भाग लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें तीनों आरएनए का अपना रोल है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का तो रोल हमें पता चल ही गया कि एमआरएनए डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को लेके आता है। इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, पहला पॉइंट हो गया, पहला एमआरएनए का फंक्शन हो गया। आरआरएनए का फंक्शन क्या होता है कि जो राइबोसोम रहते हैं, यदि प्रोकैरियोटिक सेल है तो 70S राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल है तो 80S राइबोसोम। इन राइबोसोम की जो सब यूनिट्स रहती है, जो 70S राइबोसोम है, तो इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 30S की होती है, और जो बड़ी सब यूनिट होती है वो 50S की होती है, मतलब 30S और 50S सब यूनिट, उन दोनों सब यूनिट को जोड़ना। और यही का यही यूकैरियोटिक सेल में 40S और 60S सब यूनिट को जोड़ना। मतलब एक सरल भाषा में बोले कि आरआरएनए
राइबोसोम के सही विन्यास को करेक्ट करता है। तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा आपका, आरआरएनए का। और अगर इसको अंग्रेजी में समझे तो आरआरएनए ब्रिंग्स अबाउट द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट्स ड्यूरिंग प्रोटीन बायोसिंथेसिस। दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ आरआरएनए। फिर उसके बाद आपका टीआरएनए। जो टीआरएनए रहता है वो टीआरएनए जो साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड्स हैं उन एमिनो एसिड्स को एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ट्रांसफर करने का काम टीआरएनए करता है। तो ये टीआरएनए का आपका एक फंक्शन हो गया। अब इस टाइप से आपका ये तीनों आरएनए के फंक्शन हो गए। ये एक आपका एक और साइड क्वेश्चन तैयार हो गया। साइड क्वेश्चन कैसे तैयार हो गया कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए के कार्य हो गए आपको याद। तीनों टाइप के आरएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इन तीनों का इस प्रोसेस में क्या रोल है वो अपने को समझ में आ गया। अब क्या क्या रोल है एक बार और डबल समझा देते। एमआरएनए, थोड़ा सा स्टाफ को देख के किसका फोन आ रहा है, बार बार आ, ठीक है। तो एमआरएनए का क्या फंक्शन हो गया कि इट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। आरआरएनए का फंक्शन क्या हो गया, राइबोसोमल सबयूनिट को जोड़ना। टीआरएनए का फंक्शन क्या हो गया, एक्टिव अमीनो एसिड को एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाना। ये आपके तीनों आरएनए के फंक्शन हो गए। ये आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रोसेस में अपन ने समझ लिया। तो तीनों आरएनए का रोल है इस प्रोसेस में। फिर दूसरा जो इसमें रोल होता है वो रोल होता है आपका इनिशिएशन फैक्टर का, समारंभन कारक का, जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, मतलब समारंभित करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर इलांगेशन फैक्टर जो इस प्रोसेस को स्पीड प्रोवाइड करते हैं, मतलब इस प्रोसेस को गति प्रदान करते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन की जो श्रृंखला है उसका दीर्घन करते हैं, मतलब इट इलोंगेट द पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो आपका तीसरा जो होता है वो होता है रिलीज फैक्टर। वो रिलीज फैक्टर क्या होता है कि जब इस प्रोसेस में जब हमारी जितनी भी अमीनो एसिड लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज करना, उसको मुक्त करना। और सबसे आखिरी में एटीपी मॉलिक्यूल जो इस प्रोसेस में एनर्जी देगी, और एंजाइम्स। तो ये सारे इस प्रोसेस के कंपोनेंट है। और नॉट बट द लीस्ट दैट इज राइबोसोम, जिसको कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब विदाउट राइबोसोम हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये प्रोसेस हो सकती है। राइबोसोम क्या काम करता है, जो कोडान जो कोड है एमआरएनए में उनको स्कैन करता जाता है और उनमें आगे बढ़ता जाता है और स्कैनिंग करता जाता है एमआरएनए की, जिससे उस कोडान के डायरेक्शन में टीआरएनए अमीनो एसिड को लाते रहते हैं। जो जैसे ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पहला कोडान एयूजी होगा, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और एयूजी कोडान अपने को मालूम मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो कोई सी भी प्रोटीन हो, कोई सी भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो, भले हीमोग्लोबिन हो, चाहे इंसुलिन हो, या आपका और भी कोई प्रोटीन हो, सबके अंदर पहला अमीनो एसिड आपका मिथियोनिन होता है। तो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करेगा वो एयूजी कोडान, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होती है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होती है, उन स्टेप्स को अपने को पॉइंट वाइज समझना है। तो सबसे पहला तो अपने को डेफिनेशन समझाई थी मैंने आपको, इसके क्या क्या इसके घटक होते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, जिनका इस प्रोसेस में रोल है, वो सारे मैंने आपको एक एक करके बता दिए। और ये भी बता दी किसका क्या कार्य है। तीनों आरएनए, राइबोसोम, इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर,
रिलीज फैक्टर, एटीपी मॉलिक्यूल और एंजाइम्स। ये सारी मशीनरी, ये सारी एक मशीनरी के रूप में काम करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करती है। जब ये सारी चीजें रहती है सेल के अंदर तो प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो हमारे साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड रहे, वो अमीनो एसिड जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं, उन इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड का एटीपी के मॉलिक्यूल के द्वारा एक्टिवेशन होता है। मतलब निष्क्रिय अमीनो अम्ल का संक्रियण होता है। तो पहला स्टेप हो जाएगा अमीनो अम्ल का संक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो दूसरा स्टेप होगा जो हमारा अमीनो एसिड एक्टिव हो गया है एटीपी के द्वारा और एंजाइम के द्वारा, वो अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा। मतलब सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। टीआरएनए के जो 3 प्राइम एंड पर 3CCA सीक्वेंस होता है, वहां पर उसके जुड़ने का साइट है, वहीं पे वो अमीनो एसिड जाकर जुड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि टीआरएनए मार के ही जाकर वो अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, उसका भी एक डेफिनेट साइट है। वो डेफिनेट साइट जो रहता है उस पर वो जाकर जुड़ता है 3 प्राइम एंड पर। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद प्रक्रिया का समारंभन, मतलब द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस, मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का समारंभन। और इस समारंभन में एयूजी कोडान और आपका इनिशिएशन फैक्टर, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है समारंभन कारक की। फिर उसके बाद होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घन, मतलब इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, 1 बाय 1 एमिनो एसिड आते जाएंगे और वो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और जुड़ने के बाद एक लॉन्ग चेन बनाएंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो दोनों अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक बंध बनता है। उस बंध को हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और वो पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड बाइंड टुगेदर टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। और इस प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, मतलब जल का अणु निकल जाता है H2O के रूप में। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी बनती जाएगी। और कौन सा बॉन्ड बनता जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध बनते जाएंगे। मतलब जैसे पहला अमीनो एसिड आया मिथियोनिन और मान के चलो दूसरा अमीनो एसिड आया प्रोलीन, तो पहला पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा आपका मिथियोनिन और प्रोलीन अमीनो एसिड के बीच में। अब तीसरा अमीनो एसिड आया मान के चलो वेलिन, तो अब दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा प्रोलीन और वेलिन के बीच में। अब मान के चलो चौथा अमीनो एसिड आया ल्यूसिन, तो अब तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा आपका वेलिन और लूसिन के बीच में। इस प्रकार से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब एमआरएनए में आपका टर्मिनेशन कोडान या समापन कोडान आ जाएगा। और टर्मिनेशन कोडान 3 होते हैं, आपको मालूम है, UAA, UAG और UGA। जरूरी नहीं कि तीनों कोडान हो, कोई सा भी एक कोडान भी हो सकता है। मान के चलो UAA है, तो वहां पे उस UAA जो कोडान है उसको रिलीज फैक्टर पहचान लेता है। और जैसे ही वो रिलीज फैक्टर उसे पहचानेगा, प्रोसेस एंड हो जाएगी। मतलब वो जैसे ही टर्मिनेशन कोडान आएगा तो अगला टीआरएनए वहां अमीनो एसिड को नहीं ले जाएगा। ठीक है ना। और वो जो हमारी 10 अमीनो एसिड, सपोज करो 10 अमीनो एसिड लंबी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से सेपरेट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी।
और जैसे ही वो रिलीज होगी तो उसके दो एंड क्रिएट हो जाएंगे, एक एन सिरा और एक सी सिरा, मतलब एक अमीनो ग्रुप एंड और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड। इस प्रकार से हमारा ये पॉलीपेप्टाइड चेन का समापन हो जाएगा, मतलब टर्मिनेशन हो जाएगा। उसके बाद इसका रिलीज होगा, मतलब इसका मोचन होगा, मतलब रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। और उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका होगा मॉडिफिकेशन, मतलब रूपांतरण, मतलब उसके दो एंड क्रिएट हो जाएंगे, एन एंड और सी एंड, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा ये प्रोसेस होता है। आपकी एनसीईआरटी की किताब में और अपने जो भी प्राइवेट राइटर की किताबें हैं उनमें आपको ये 4-5 स्टेप बेसिकली दे रखी है उन्होंने। क्या क्या स्टेप दे रखी है? पहली जो मैंने बताया था, अमीनो अम्ल का संक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा है आपका सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए से जुड़ना, मतलब बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का समारंभन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। उसके बाद है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का दीर्घन, इलांगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण का समापन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मोचन, रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये सारी प्रोसेस के द्वारा ये हमारा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और इस प्रोसेस में बहुत सारे जो कंपोनेंट मैंने आपको अभी पहले प्रीवियसली बताए, वो सारे कंपोनेंट इस प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट मेरा जहाँ तक ख्याल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये ट्रांसलेशन होता है। अब ये प्रोसेस जो रहती है, इस प्रोसेस में जैसे सपोज करो हमारी 20 पॉलीपेप्टाइड चेन, 20 अमीनो एसिड लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, तो उसमें टोटल पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे 19। जितने अमीनो एसिड हमारे बने हैं, जितने अमीनो एसिड लंबी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, उसमें एक लेस करके आप बता सकते हो कि उसमें उतने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। समझ में आया कि जैसे अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन की 4 चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। तो उसकी जो बीटा चेन अल्फा चेन होती है उसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं एक चेन में, तो उनमें टोटल पेप्टाइड बॉन्ड होंगे 140। एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे आपके 145। तो ऐसा हमारी बॉडी के अंदर और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी के अंदर ऐसा होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का जो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट में आपको डायग्रामेटिक समझाऊंगा। अभी आपको थ्योरेटिकली मैंने पूरा समझाया है, डायग्रामेटिक जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। आई थिंक आपको इतना ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसका रिमेनिंग पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा। ओके, थैंक्स।